तो देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर देखो क्या चीज़ लिखी हुई है। ये चैप्टर ये कहता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या चीज़ है, पहले तो ये चीज़ देखेंगे अपन। ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ का कोई टारगेट बनाते हो, अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी कमी को जानने की कोशिश करते हैं कि वो टारगेट क्यों अचीव नहीं हो रहा है ना। ठीक है। तो अपन क्या चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमको क्या कहते हैं, ये जो टारगेट हमने बनाया, जो स्टैंडर्ड सेट किया, वो क्यों अचीव नहीं हो पाया। फिर उसके कारणों को जानते हैं और उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। इसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो कंट्रोलिंग को देखो, मैंने फ्लो चार्ट के अंदर क्या चीज़ समझाई है, सेटिंग स्टैंडर्ड। हमको क्या काम करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था पहले कि भाई एग्जामिनेशन जब पेपर बनाया जाता है, क्वेश्चन पेपर आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। वो 3 घंटे में 33 क्वेश्चन हैं। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हाँ, कोई भी बच्चा 3 आवर्स के अंदर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर सकता है, तभी तो बनाएगा ही वो। तो एक सेटिंग करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड। कभी भी आप, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो हमने क्या काम किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हाँ, ये हमको कितनी यूनिट्स हम बना सकते हैं एक दिन के अंदर। अगर मजदूर 8 घंटे काम करके जाता है तो 10 यूनिट बना के जाएगा। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मजदूर ने 8 यूनिट बनाई, इसका मतलब मजदूर क्या है, स्किल्ड नहीं है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। कोई भी कारण हो सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड को सेट करो। दूसरा स्टेप ये होता है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करो। अगर एक्चुअल कम है स्टैंडर्ड से, तो हम डेविएशन जानने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो 10 यूनिट के लिए बोला, 10 के 10 बन गई, तब तो बात खत्म, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डेविएशन नहीं है। स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल बराबर, कोई कंट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है स्टैंडर्ड से, तो आपको ऐसे केस के अंदर स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी, आगे करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। तभी मैंने फ्लो चार्ट में बताया, सेटिंग स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब दो बातें आती हैं, स्टैंडर्ड नॉट अचीव, स्टैंडर्ड अचीव। अगर स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुआ तो डेविएशन जानो कि ऐसे डेविएशन क्यों हुए, कमी क्यों आई, एनालाइज करो उसको और करेक्टिव मेजर्स लो। और अगर आपको लगता है कि स्टैंडर्ड अचीव कर दिया, कोई डेविएशन नहीं है, तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस एंड। अब आती है बात यहाँ पर कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अ स्टैंडर्ड इज द क्राइटेरिया against which actual performance is compared. It can be quantitative, example cost, revenue, units to be produced, time spent in performing the task. ये कहते हैं अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड सेट करते हो, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड आपको बनाने के लिए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों ही स्टैंडर्ड होते हैं। दोनों चीज़ों को अपन को कंपेयर करना चाहिए। जैसे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड आपने बनाया तो आप कैसे करोगे, कॉस्ट, रेवेन्यू, सारी चीज़ों को आप इसमें कंसिडर करोगे, क्वालिटी को भी करोगे। एज फार एज पॉसिबल दे शुड बी सेट इन द प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म सो दैट इट कैन बी कंपैरिजन ईजियर। मतलब आपको क्या चीज़ करनी है कि उसको, उसका कंपैरिजन इजी करने के लिए आप उसको जहाँ तक हो ना क्वांटिटेटिव टर्म में रखो, न्यूमेरिक टर्म के अंदर, जिससे आपको उसको कंपेयर करना आसान रहे। एग्जाम्पल के तौर पे इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट्स, कॉस्ट यूनिट्स, रिडक्शन ऑफ द डिफेक्ट्स फ्रॉम 10 इन एवरी 1000 पीसेस प्रोड्यूसेस टू 5 प्रोड्यूसेस इन अ क्वार्टर। यानी ओवरऑल बात यही है कि हमको सबको क्वांटिटी में मेजर करना है अपन को। अब आप जब मेजरमेंट करने लगोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर विच इंक्लूड पर्सनल observation, sample checking. It should be measured in the same unit in which standards are set, as this would make the comparison easier. अब आप बताओ, कहते हैं ना लड़ाई तो बराबर वालों में होती है। अब मान लो अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किया केजी में और एक्चुअल जो क्वांटिटी बनाई, अगर आप उसको लीटर में काउंट कर रहे हो, तो मामला खराब हो जाएगा ना। तो जो यूनिट आपकी स्टैंडर्ड की थी वही यूनिट आपकी एक्चुअल्स की होनी चाहिए उसको कंपेयर करने के लिए, तभी कंपैरिजन अच्छा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, हो गया। चलिए अब आगे आता है यहाँ पर
अच्छा मेजरमेंट आ गया था ये तो, अब कंपेयर आ रहा है। सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स इफ देयर इज अ मैच बिटवीन them controlling ends there, but if there mismatch or deviation the manager find out the extent of such deviation। वो ये बात बोलना चाह रहे हैं कि कंपैरिजन एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें देखा जाएगा कि अगर कोई दोनों के बीच में कोई डेविएशन आ रहा है तब तो हम मेजर्स उठाएंगे, अगर कोई डेविएशन नहीं आ रहा तो प्रोसेस वहीं एंड हो जाता है। ये बात अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। अगर कोई भी डेविएशन आया तो आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा ना कि ऐसा डेविएशन क्यों आया। हमने 10 यूनिट के लिए बोला था, 8 यूनिट क्यों बने, 7 यूनिट क्यों बने, क्यों कम बने, तो उसका आपको कारण निकालना पड़ेगा ना। ऑल द डेविएशंस नीड टू बी ब्रॉट टू टेक नोटिस टू द टॉप मैनेजमेंट। डेविएशन इज इन की एरियाज ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कंपेयर टू डेविएशन इन द सर्टेन और सिग्निफिकेंट एरियाज। ये कहते हैं कोशिश ये करो कि अगर जैसे मान लो बहुत बड़ा बल्क आपके पास क्वांटिटी है तो आप सारी क्वांटिटी को तो चेक नहीं कर सकते ना। तो बोल रहे हैं डेविएशन ऐसा नहीं है कि आप हर फील्ड के अंदर डेविएशन को काउंट करो, की एरियाज के अंदर डेविएशन को काउंट करो। उससे क्या होगा कि आपका डेविएशन उसको आप जल्दी से फाइंड आउट कर पाओगे। अगर पूरी बल्क क्वांटिटी को अगर आप निकालने में लगे हो ना तो मामला खराब हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दिया था कि जैसे 1000 वर्कर्स जो है ना, 1000 वर्कर्स हैं और 100 रुपीज पर वर्कर को दे रहे हैं अपन, ठीक है। और अगर हमने वर्कर की कॉस्ट को बढ़ा दिया, ठीक है, 100 से 120 कर दी, 20 रुपए पर वर्कर बढ़ गई, ठीक है, या मान लो 100 से 200 रुपए की वर्कर की हो गई कॉस्ट, तो बोले यार 100 रुपये तो बढ़े, पर वर्कर पे बढ़े हैं 100 रुपये, तो पूरा कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का कमी आ रही है अगर 100 रुपये पर वर्कर के ऊपर मैंने कॉस्ट बढ़ा दी तो। लेकिन इन्वर्टर खराब हो गया तो वो 20,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आपको इन्वर्टर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान दो कि पर वर्कर के ऊपर 100 रुपए में 100 रुपए खराब हुए हैं, आपके एक्स्ट्रा गए हैं पैसे आपके पर वर्कर पे। तो वहां पर आपके देखा जाए तो नंबर ऑफ वर्कर अगर 1000 काम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का फर्क आता है, और इन्वर्टर के अंदर तो 20,000 रुपए का ही चक्कर है। तो डायरेक्ट अमाउंट ना देखकर आप देखो कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको जाना है, की पॉइंट, वहां पर आप कमियों को दूर करने की कोशिश करो। Also, it is important to determine the acceptable range of deviation. Deviation can be analyzed in 2 ways: critical point control और management by exception। दो है ये, अब आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा आपको मैं दोनों को, ठीक है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी डेविएशन आया है तो उस डेविएशन को दूर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मेथड्स उठाने पड़ेंगे ताकि आपकी वो कमियां दूर हो सकें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट अपन ने पर पढ़ा ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या चीज है, पढ़ लेते हैं। इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप चेक ऑन एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल शुड फोकस ऑन द की एरियाज, की रिजल्ट एरियाज which are critical to the success of an organization. This is because if anything goes wrong at the critical point, the entire organization suffer. In a manufacturing organization, an increase in 5% in the labor cost may more alarming than a 15% increase in postal charges. अब एक बार बताओ, वही बात आ गई जो मैं भी ऊपर आपको बता कर लाया हूँ कि मान के चलो अगर क्रिटिकल जो पॉइंट है उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, जैसे मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर मैं बात करूं 5% का लेबर इंक्रीज हो जाती है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि 5% का पोस्टल चार्जेस 15% के इंक्रीज हो गए। 15% पोस्टल चार्जेस इंक्रीज होने से इतना नुकसान नहीं होगा कि जितना 5% लेबर के बढ़ने से होगा, क्योंकि मान लो 5% लेबर बढ़ जाती है, 5 रुपए भी लेबर बढ़ गई, 1000 वर्कर आते हैं तो आपके सीधा 1000 इंटू 5 5000 का लफड़ा आएगा। और यहां पर मान के चलो कि अगर 15% की अगर पोस्टल चार्जेस इंक्रीज हो गए, मान लो पोस्टल चार्जेस अगर आपके 1000 रुपए भी थे तो उसका 15% 5000 नहीं होगा। तो रेलेवेंसी देखनी पड़ती है अपन को, परसेंटेज पर डायरेक्ट नहीं मत जाओ कि की फोकस पर देखो कि आपको कौन से की फोकस के ऊपर ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिर एक आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से क्या मतलब है, दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एम्फसाइज दैट मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोल नथिंग। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हाँ, कोई भी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात कहते हैं कि अगर कोई भी मैनेजर ये कुछ सोचता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर दूंगा तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसको क्या चीज सोचनी चाहिए, की एरियाज को कंट्रोल करने की सोचनी चाहिए। तो ही शुड मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट एंड ब्रिंग टू द नोटिस टू द टॉप मैनेजमेंट ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन। देखो यार, आटे में नमक चलता है लेकिन नमक में आटा नहीं चलता ना।
कहने का मतलब ये है कि अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि वो आपको फर्क नहीं पड़ेगी इतनी। लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है ना तो वो आपके बिजनेस को बहुत असर डालेगा। तो वही जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है ना, केवल उन्हीं प्रॉब्लम्स को ही आप है ना फोकस में लेकर आओ टॉप मैनेजमेंट के। ठीक है, अब आती है बात, सो ही शुड मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट एंड ब्रिंग टू द नोटिस टू द टॉप मैनेजमेंट ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिशेबल लिमिट। ठीक है, every manager must prepare his list of priorities and put more concentration on important matters and ignore minor deviations. ठीक है, because if he involve himself in all the activities then he will not be able to control a single activity. अगर वो सोचता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सिग्निफिकेंट एक्टिविटी के ऊपर ही अपन को जाना चाहिए। अब आ जाओ लिख लेते हैं डेविएशन का मीनिंग कंट्रोल। एक बार मैंने फिर से बता दिया, हालांकि अपन पहले इसको पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पढ़ लो। कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per the plans. Controlling also ensure that an organization requires resources are being used effectively and efficiently. ठीक है, कंपेयरिंग द एक्चुअल प्लान विद द प्लान परफॉर्मेंस। प्लान मतलब होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। चलो ये सब बातें आपको पता ही है। अब इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी अगर कंट्रोलिंग नहीं है और अब वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो क्या आपको लगता है आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर पाओगे? आंसर है नहीं। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंट्रोलिंग फंक्शन ही ऐसा है जो आपकी प्रोग्रेस को जज करता है, एनालाइज करता है। अब कंट्रोलिंग की अगर बात करते हो तो देखो कंट्रोलिंग क्या बात बोलता है। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। The controlling function measures progress towards the organizational goals and bring the light indicate corrective action। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लो अगर कंट्रोलिंग ही नहीं होता तो आपको आपकी गलतियों का पता नहीं लगता, गलतियों का पता नहीं लगता तो रिसोर्सेज वेस्टेज होते, रिसोर्सेज वेस्टेज होते तो क्या हम प्रॉफिट को अचीव कर पाते? क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया क्या हम उसको अचीव कर पाते? आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। A good control system enable the management to verify whether the standards set are accurate or not। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका सिस्टम अच्छा है कंट्रोलिंग का तो वो आपको ये खुद ब खुद बता देगा कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किए थे कि क्या वो अचीवेबल भी है कि नहीं है। पता लगे कि आप तो लेबर को बोल रहे हो कि 10 यूनिट बनाकर जाना, कोई दुनिया की कोई ताकत 10 यूनिट नहीं बना सकती। जैसे एग्जाम में पेपर में 33 क्वेश्चन आते हैं और मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन दे दूं, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो कंट्रोलिंग का सिस्टम आपको ये जज करता है कि क्या आपने जो स्टैंडर्ड बनाए थे क्या वो एक्यूरेट भी थे कि नहीं थे। ठीक है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक एफिशिएंट कंट्रोलिंग से रिसोर्सेज जो है, जो वेस्टेज होते हैं उस पर आप रिडक्शन लेकर आ सकते हो। वेस्टेज रिडक्शन होएगा तो अपने आप आपको आपका टारगेट अचीव होगा। When each activity is performed according to the predetermined standard and norms, it ensures that the work is done in the most efficient and effective manner। अगर हर चीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो रही है, अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही है, कंट्रोल प्रॉपर हो रहा है ना, क्योंकि जो चीज आपने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड अचीव कर गए तो आपको क्या लगेगा कि हर चीज बढ़िया तरीके से एफिशिएंट यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाएंगे। Improve employees' motivation. A good control system ensures that the employees know well in advance what they are expected to do. Also, the standard of the performance. The reports become the basis of giving promotion increments to the employees. It motivates help to give better performance। अब एक बात बताओ, वो कहते हैं कि इससे अगर आपने स्टैंडर्ड अचीव करने का सोचा और कोई अगर एम्प्लॉय मान के चलो अगर स्टैंडर्ड अचीव कर जाता है तो उसमें भी अपने आप में एक मोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि उसको प्रमोशन मिलेगा और अपने आप में सुपीरियरिटी आएगी। और दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या सोचेंगे, कंपटीशन की भावना में आ जाएंगे, यार देखो उसने तो स्टैंडर्ड अचीव कर लिया, हम नहीं कर पाए। तो अगर आपने मान लो ये एनालिसिस रखा हुआ है तभी तो ऐसा है। आज एक वो तो स्कूल में टेस्ट होते हैं, क्यों होते हैं? वो एक तरीके से कंट्रोलिंग है कि अगर स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम हेल्ड हो रहे हैं, ताकि आपको ये बात पता लगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। नेक्स्ट टाइम आप में भी वो कंपटीशन की भावना है और आप उसको इंप्रूव करके मोटिवेट हो गए, नेक्स्ट टाइम ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आ पाओ। इसलिए टेस्ट का सिस्टम निकाला गया, इसलिए एग्जाम का सिस्टम निकाला गया। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग each department employee is governed by the predetermined standard which are well coordinated with one another।
दिस लीड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड इंश्योर ओवरऑल अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये कहते हैं कि मान लो अगर कोऑर्डिनेशन की बात करूं, जो कि आप मुंबई डब्बा वाला का एग्जांपल से भी पढ़कर आए हो, अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो कंट्रोलिंग ही कोऑर्डिनेशन को बैठाता है। आज किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर आपकी कंट्रोलिंग अच्छी है तो कोऑर्डिनेशन तो बैठ जाएगा। कंट्रोलिंग इन द सेंस, मान लो अगर मुंबई डब्बे वाला का एग्जांपल लेके चलो, अगर डब्बा टाइम से नहीं पहुंचा तो भाई क्यों नहीं पहुंच पाए, सर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, तबीयत खराब थी, ठीक है, एक्सीडेंट ना हो उसके लिए अब तुमको ये सेफ्टी मेजर दे दिए जाते हैं, तबीयत खराब ना हो आप पहले से दवा लेके बैठो, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, जब किन चीजों के ऊपर काम किया, कंट्रोलिंग के ऊपर काम किया कि वो एक्चुअल और स्टैंडर्ड जब मैच नहीं हो रहे तो आपने कंट्रोलिंग पे काम करने से क्या हुआ, अपने आप ही एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठना चालू हुआ। कोऑर्डिनेशन क्यों बैठेगा, अब मुंबई डब्बा वाला ने बोला कि भाई ठीक है मेरे को सेफ्टी मेजर नहीं थे, आपको सेफ्टी मेजर मिल गए, आपकी तबीयत खराब होती है आपको दवाई ऑन टाइम मिल गई, अब आपकी तबीयत ठीक है, अब आप दूसरे के पास डब्बा जब ऑन टाइम पहुंचाओगे तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, आपस में दोनों एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठेगा कि नहीं। बट ट्रेन के ऊपर चढ़ने वाला मुंबई डब्बे वाले का एम्प्लॉय एक बैठा हुआ है और साइकिल से जो डब्बा लेकर आएगा वो भी बैठा हुआ है, तो साइकिल वाला अगर डब्बा नहीं पहुंचाएगा तो वो कहां से आगे लेके जाएगा, ट्रेन वाला। तो इसलिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब कंट्रोलिंग प्रॉपर होगी। अगर कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंश्योर order and discipline. Controlling creates atmosphere of order and discipline in the organization by keeping a close check on the activities. कोई भी गड़बड़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस जब कंपेयर हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसिप्लिन आता है, एक ऑर्डर आता है, एक सिस्टमेटिकली काम होता है, कोई अपनी मनमानी नहीं करता और डिसऑनेस्टी को नहीं दिखाता, ठीक है। क्योंकि सबको बात पता है कि कल को मान लो मैंने काम नहीं किया तो मेरे ऊपर जो है वो जूरी बैठेगी, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को जवाबदेही देनी पड़ेगी अपनी, है ना। अकाउंटेबिलिटी होती है सबको कंट्रोलिंग के अंदर। तो अब लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग के, ये तो अपन ने उसके एडवांटेज और फीचर दोनों चीजें बात पढ़ ली। अब लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग का, लिटिल कंट्रोल ऑल एक्सटर्नल फैक्टर, जनरली नो एक्सपर्टाइज कैन कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन। ये कहते हैं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि अगर आप बात करो तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना की वजह से सबके बिजनेस इफेक्ट हुए, उसमें किससे कैसे कंट्रोल था, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का भी, तो पॉसिबल नहीं होता। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कंट्रोल इज ऑफन रेसिस्टेड बाय एम्प्लॉइज, दे सी इट एज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। एम्प्लॉइज में रेस्ट्रिक्ट, अच्छा एक बताओ, अगर आपने जरूरत से ज्यादा कंट्रोल लगाया कि आपको इतनी यूनिट तो बना के जानी है, नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे, ठीक है, जरूरत से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो एम्प्लॉइज क्या घुटन महसूस करते हैं, फिर उनको लगने लगता है कि यार एटमॉस्फेयर नहीं है अच्छा काम करने का। तो जब घुटन महसूस होगी, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, उनको ऐसा लगने लगेगा तो लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, फिर एम्प्लॉय फिर से कम हो जाएंगे, भाई आपकी प्रोग्रेस जो है, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। कॉस्टली अफेयर्स, ये कहते हैं कंट्रोल इज द कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टाइम। कंट्रोलिंग करने के लिए आपको लॉट ऑफ टाइम देना पड़ता है, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड को जब एक्चुअल से कंपेयर करोगे तो उसके लिए कोई ना कोई एम्प्लॉय भी बैठाना पड़ेगा, उसके ऊपर सारे एम्प्लॉयज के ऊपर एक एम्प्लॉय और बैठाओ जो ये चेक करेगी क्या काम तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितनी यूनिट्स बनाई है कितनी नहीं बनाई है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं कॉस्टली अफेयर में आ जाता है ये। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, control system loses some of its effectiveness when standards cannot be defined in quantitative term, in the absence of quantitative term। जैसे अब ह्यूमन बिहेवियर को आप क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर थोड़ा ना काउंट कर सकते हो। किसी किसी का बिहेव बहुत अच्छा होता है, एम्प्लॉय का मॉरल अच्छा है, जॉब का सेटिस्फेक्शन है, वो फटाफट यूनिट बना जाते हैं। कईयों को क्या है कि स्वभाव गंदा है, ठीक है, कई एम्प्लॉयज का, और ह्यूमन बिहेवियर ठीक नहीं होने की वजह से क्या दिक्कत आती है उन लोगों को। अब ह्यूमन बिहेवियर सही नहीं है तो ऐसे केस के अंदर यूनिट कम बना के जा पाते हैं वो कम बना के। तो क्या चीज कहना चाहता हूं मैं आपको, डिफिकल्टी होती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने में। कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्वांटिटी के अंदर नहीं काउंट कर सकते हैं उनको, जैसे ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। चलिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही इंटरलिंक्ड है, क्योंकि देखो प्लान नहीं होगा तो स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा। प्लान का मतलब है स्टैंडर्ड सेट, तभी कंट्रोलिंग हो सकती है ना, और कंट्रोलिंग होगी तभी तो अच्छा प्लान होगा। अब ये बताओ, किसी भी चीज को हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देख के बनाते हैं ना।
अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस आप कब देखते हो, जब अच्छा कंट्रोल हुआ होगा, बढ़िया कंट्रोल हुआ होगा, तभी तो पास्ट को देखकर कि अच्छा पास्ट में ये गलतियां हुई थी, तभी हमको ये गलती नहीं करनी। तो स्टैंडर्ड ऐसे बनाना है कि हमने पहले पिछली बार करवा के देखे थे क्वेश्चंस, 33 क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं कर पाता बच्चा, तो एक काम करो 30 क्वेश्चंस ही रखो। तो ये बात कैसे पता लगी, पिछली बार जब हमने स्टैंडर्ड पे काम किया होगा तभी पता लगा ना। यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग के पीछे है और कंट्रोलिंग प्लानिंग के पीछे है। प्लानिंग से मतलब स्टैंडर्ड से मतलब है, दोनों एक दूसरे के पीछे है, एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरे। इफ द वर्कर हैज प्रोड्यूस 800 यूनिट्स, इस एग्जांपल को पढ़ना। इफ द वर्कर्स हैज प्रोड्यूस 800 यूनिट, द मैनेजमेंट कैन नो वेदर इट इज एडिक्वेट और नॉट ओनली व्हेन देयर इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट सेट बाय द प्लानर। अगर 800 यूनिट्स एक वर्कर प्रोड्यूस करके जाता है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये पूरी बनाकर गया कि नहीं बनाकर गया, तब तक जब तक स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 यूनिट्स, मैनेजर मेक्स sure that productivity of the workers is increased to achieve the requisite target. So the base for the comparison to check is given by the planning function to controlling function. तो मतलब बात वही यहाँ पे आ गई ना कि जब तक एक नहीं है तब तक दूसरा कैसे सेट होगा। ठीक है, चलिए। On the other hand, planning function is also dependent upon controlling. Plans are not to be made on the paper only, but these have to be followed and implemented on the organization. खाली पेपर के ऊपर ये तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, प्लानिंग इज परमिशेबल फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग, ये सब आपको पता ही है। चलिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। यानी जो मैंने अभी बात बताई, प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है एक दूसरे को। यानी प्लानिंग के पीछे कंट्रोलिंग चलता है और कंट्रोलिंग के पीछे प्लानिंग चलता है। कंट्रोलिंग, प्लानिंग के आगे कंट्रोलिंग है और कंट्रोलिंग के आगे प्लानिंग है, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे है। सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट planning is forward looking as it involves looking ahead, as the plans are prepared for the future and are based on the forecast of the future condition, while controlling is backward and looking because we look back to compare performance with the plans। और देखो प्लानिंग को जो बोला है ना, क्या बोला है, ये लिखा है यहाँ पर, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, प्लान्स आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, लेकिन जो भी प्लान आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पीछे पास्ट में देखकर कि भाई हाँ यार ये गलतियां हुई थी तो अब हमको ये गलती नहीं करनी, इसलिए हमको प्लान आगे के लिए जो फ्यूचर के लिए ऐसा बना देंगे। तो प्लान जो हुआ वो बैकवर्ड लुकिंग भी हुआ, फॉरवर्ड लुकिंग भी हुआ। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। प्लानिंग इज नॉट ओनली फ्यूचरिस्टिक बट इट इज ऑल्सो गाइड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। सिमिलरली कंट्रोलिंग इज नॉट डन विद द व्यू टू डू पोस्टमार्टम बट और डू ऑल्सो विद द व्यू टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। खाली ऐसा नहीं है कि पोस्टमार्टम करें हम किसी भी चीज का, एनालाइज करते रहे कि क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ। फ्यूचर में अच्छा करने के लिए ही तो ये सब काम करते हैं कंट्रोलिंग को, ताकि फ्यूचर में वो गलतियां ना हो, फ्यूचर में वो डेविएशंस ना हो, है ना। अब देखो की पॉइंट्स मैंने इसके लिखवा दिए थे और कल के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था, आपको की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर से जाके देखो उसको, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। ठीक है, वो जो पॉइंट्स अपन को ध्यान रखने हैं वो अपन ने एक एक पॉइंट को मैंने बताया है आप लोगों को, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना। की पॉइंट अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या, तो इन सबको पढ़ना आप, तो आपको पता लग जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे की पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे जिसके ऊपर आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। आने वाले समय में नए वीडियो भी आएंगे आप लोगों के पास। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।